हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। तो जैसे हम पहले देख रहे थे सेल के बारे में, हमने 3-4 वीडियोस हमने सेल के ऊपर बना दिया। आई होप कि आप फॉलो अप कर रहे होंगे और आप वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हम पहले वाले जो हमारी वीडियो थी सेल ऑर्गेनेल की उसी का कंटिन्यूशन है, कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल का पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में ईआर के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात की और उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में भी बात की। तो आज हम बाकी के 3 अपने जो सेल ऑर्गेनल है उनके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया असल जिंदगी में कुछ ऐसा दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये अपना शेप और साइज भी उसके अनुसार बदल सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज हम देखेंगे बाकी के 3 ऑर्गेनल्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आपको यहाँ पे मेरी पीपीटी भी दिख रही है क्योंकि इनके पीपीटी में जो इमेजेस है मैं उसका रेफरेंस देके आपको समझाऊंगी। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये फैक्ट तो सबको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा आजकल जानता है, पर क्या आपको मालूम है कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर प्लांट तो जनरली वो रहता है ना जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट, लाइट देता है, और पावर हाउस वही चीज रहती है। तो पावर हाउस क्यों, इसका मैं आंसर आपको यहीं पे दूंगी। तो चलिए इसका आंसर जानने से पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, सेल में कुछ इस तरीके से ये मौजूद रहते हैं और ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी रहती है। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। अब वीडियो में भी आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इमेज में, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी स्मूथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है, पोरस होती है, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करती है, वो अपने अंदर कुछ केमिकल्स को अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, आयंस एंड एटीपी, इनको ये आउटर मेम्ब्रेन जो है अलाउ करती है क्योंकि वो पोरस रहती है और परमिएबल रहती है। अब ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हो अंदर, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन रहती है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं और उसको हम क्रिस्टे भी कहते हैं। क्रिस्टे, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी कहा था, 2 टर्म्स इस चैप्टर में है, क्रिस्टे एंड सिस्टर्न्स। उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टर्न जो है वो हमारी गोल्गी बॉडीज में मौजूद रहती है, लेकिन क्रिस्टे जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहता है। तो ये काफी बार पूछ सकते हैं ये क्या है ये सब। तो आपको एज अ नॉलेज भी, सिर्फ पूछने के लिए नहीं, आपको एज अ नॉलेज भी मालूम होना चाहिए कहाँ क्या मौजूद है। अच्छा, तो अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत ज्यादा फोल्डेड रहती है। अब आप कोई भी चीज को फोल्ड करके किसी जगह डाल दोगे, एक रस्सी को फोल्ड करके डालोगे तो कम स्पेस में ज्यादा रस्सी आएगी, है कि नहीं? और फिर जब उसको आप खोल के देखोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है। तो वो क्यों है? ताकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, यानी कि आप फिर बाद में जब उसको खोल के देखोगे तो वो एक्चुअली बहुत लंबी होगी। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण एटीपी सिंथेसिस ज्यादा हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी क्या है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको एज आप नॉलेज की तरह भी ले सकते हो। हमारा जितना भी एनर्जी जो हमें मिल रही है, आपको कभी डाउट नहीं आता कि हम जो इतना सारा खेलते कूदते हैं, हमें जो भी सारी एनर्जी मिल रही है कहाँ से रही है वो एनर्जी? अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी बार हम गेम्स खेलते हैं, कोई एथलीट्स भी होंगे जिनको दौड़ने का बड़ा शौक होगा। आप काफ़ी बार ये कहते हैं ना, हम प्रैक्टिस भी करते हैं कि चलो 1 महीने तक ऐसा दौड़ेंगे कि 5 किलोमीटर विदाउट रुके दौड़ें, और आप देखोगे दूसरे ही महीने आप 5 से ज़्यादा दौड़ सकते हो। कहते हैं ना आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस पावर बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? ये एनर्जी आती कहाँ से है? वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ये ऊर्जा आ रही है।
तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमें एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी देता है। एडेनोसिन होता है ये केमिकल, एडेनोसिन के तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद रहता है, इसलिए उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी रहती है। तो जितना भी हमें एनर्जी जो मिल रही है ना इतनी सारी, जिसको हम एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि तब तक हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती ज़्यादा, तो जितनी हमें एनर्जी है वो सारी एटीपी से ही तो आ रही है। सारी एनर्जी हम जो भी खाते हैं या हम ऑक्सीजन भी जुड़े, उसका क्या हमें आउटकम मिलता है? उसका आउटकम यही तो मिल रहा है कि हमारे में एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब आप इसको मेटाफोरिकली ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट या लाइट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आपको ये चीज़ मालूम ही होगी कि जनरली डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट वाइज हमारे पास पावर प्लांट्स रहते हैं, और पावर प्लांट जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो जनरेट करते हैं, और फिर हमारे अलग अलग घरों में, कस्बों में, मोहल्लों में वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम करते हैं, कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी हमें ऐसी तो आती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पर बनाता तो एक मेजर पावर प्लांट है। तो उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। ये जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसी तरीके से एटीपी की जो एनर्जी, ये जो ऊर्जा है, यहाँ इसका जो पावर प्लांट है, ये एटीपी का जो पूरे बॉडी में है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसीलिए ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर प्लांट। ऐसे इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना है, वो ये है कि क्या आपको मालूम है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए रहता है। यानी कि हमारे पास जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो उनके पास खुद का डीएनए नहीं रहता। जो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है वहाँ पे डीएनए रहता है ना, न्यूक्लियस में हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा था जब न्यूक्लियस हम पर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे डीएनए रहता है। तो जनरली उन ऑर्गेनल्स का डीएनए न्यूक्लियस का ही रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए रहता है, एंड इसीलिए खुद का राइबोसोम भी रहता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो है वो डीएनए बनाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए अगर खुद का डीएनए यानी खुद का राइबोसोम है। अब आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मौजूद रहता है वो डीएनए हमें अपनी मदर से मिलता है। यानी कि हमारे जो फीमेल लीनिएज है वहां से मिल रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर जिस भी जेंडर को आप फॉलो करते हो, लेकिन आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके मदर जो है वहीं से आपको मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, तो वहां से हमें मिलता है। इसीलिए काफी बार अगर हमें मदर का लीनिएज निकालना है, यानी मदर्स का जो हमें वंशज निकालना है, कि मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, उनकी मम्मी, उनकी मम्मी, ये अगर हमें देखना है, उनका डीएनए निकालना है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, है कि नहीं? तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करता है, यानी कि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ये ब्रेक डाउन करता है टू एटीपी। इसके अलावा क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को तो एटीपी में बनाता ही है, उसके अलावा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार ऑक्सीजन को भी एटीपी में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसलिए हमने साइटोप्लाज्म के इसमें उसके फंक्शंस में देखा था कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म का काम है, एक्चुअली वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन O2 लेना, एटीपी देना। नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 लेना, CO2 छोड़ना, पर यहाँ पे ऑक्सीजन या O2 लेना और एटीपी रिलीज करना, इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप रन भी कर रहे हो तो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, तो वापस एनर्जी आपको आ रही ना टू रन मोर, तो व्हाई इज दैट? ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो नाउ यू नो द आंसर। थर्ड पॉइंट हमारा है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल का। सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म अगेन, उसको भी कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट सेल ऑर्गेनल में, जो कि है प्लास्टिड्स। तो ये जैसा मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, इसी तरीके से प्लास्टिड्स रहते हैं। आप जैसे देख सकते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दिए, उसी तरीके से प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। उसका भी रीजन आप खुद ही समझ जाओगे क्यों। अब प्लास्टिड्स जो हैं, these are involved in the energy storage and synthesis of materials.
ये जो है स्टोरेज में काम करते हैं एंड सिंथेसिस ऑफ सम मेटाबॉलिक मटेरियल्स में भी काम करते हैं। वो मटेरियल्स क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए था, हमारे मदर से हमें जो डीएनए आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के पास भी इनका खुद का डीएनए रहता है। इसको भी न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स दोनों रहते हैं। अब प्लास्टिड्स जो है वो 3 प्रकार के रहते हैं। पहले क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम एक एक करके ये सारे प्लास्टिड्स के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मुझे एक चीज़ बोलनी थी, ये स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हो, ये जो कॉइन के तरह एक के ऊपर एक लगे हैं, ये एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट को हम कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स रहते हैं। क्यों ग्रीन रहते हैं? क्योंकि इसमें पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर का रहता है। तो हम प्लांट्स में जो भी ग्रीन कलर की चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीफ हो गया, लीफ के बाद जो ब्रांचेस होती हैं वो हो गए, तो पत्ता, उसकी ब्रांच, ये सब ग्रीन कलर के रहते हैं। क्योंकि इसमें पिगमेंट ग्रीन कलर का रहता है, क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। तो अगर आप लीफ के सेल देखोगे तो उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। और आपको ये तो मालूम ही है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन होता है और वही फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है। तो इससे क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के कारण ही अपनी जो प्लांट है उसको एनर्जी मिल रही है, उसको फूड मिल रहा है, और ये क्लोरोप्लास्ट के कारण हो रहा है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, या फिर किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं, यानी कि प्लांट सेल का बावर्ची। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसी है? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद आता है अपना इनर मेम्ब्रेन, जो कि कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स में रहता है। उसको हम थाइलेकोइड भी कहते हैं, थाइलेकोइड, और वो थाइलेकोइड ही एक्चुअली स्ट्रोमा बनाता है। तो अब आप जान सकते हो कि क्यों इसको किचन ऑफ द सेल या फिर बावर्ची बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा वहाँ होता है और स्ट्रोमा मेजर फोटोसिंथेसिस में काम करता है, इसीलिए। पर अब आप सोचोगे कि फ्रूट्स और फ्लावर्स को कैसे अपने पिगमेंट मिलते हैं? तो उनको मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं रहते, वो अलग अलग कलर्स के रहते हैं, और इतने खूबसूरत कलर्स के रहते हैं कि आप खुद देख सकते हो फ्लावर्स के कारण मतलब दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है हमें। इसीलिए तो वो फ्लावर्स और फ्रूट्स में मौजूद रहते हैं ऑफ एनी कलर, एंड जो कि ये ग्रीन नहीं है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करते। कितना सिंपल है। तीसरा जो प्लास्टिड है वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूको मतलब द एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड रहते हैं, इनका कोई कलर ही नहीं रहता, ना ग्रीन होता है ना कुछ रेड येलो ब्लू रहता है, इनका कोई कलर नहीं रहता। तो इसलिए अगेन ये भी फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं करते, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट बनाते हैं, कि जो टिश्यू फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करती है वो टिश्यूज बनाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल रूट्स, तो हमारे जो रूट्स हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ल्यूकोप्लास्ट करता है वो ये होता है कि ये स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड स्टार्च भी करता है, यानी कि स्टार्च और लिपिड्स जो है उसको स्टोर करने का भी काम ल्यूकोप्लास्ट ही करता है। तो अगर आपसे सवाल आया कि स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड स्टार्च कौन करता है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। पहले तो प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स में भी ल्यूकोप्लास्ट। हमारे अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनल की बात कर लेते हैं, जो कि है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स भी अगेन प्लांट सेल में मौजूद रहते हैं। एक्चुअली एनिमल सेल में भी होते हैं, पर बहुत छोटे से मात्रा में होते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, ओवर टाइम वो गायब भी हो जाते हैं। तो वैक्यूल्स जो है वो बेसिकली अगेन सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे बड़ा सा बलून जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो, जो कि सॉलिड एंड लिक्विड फूड कंटेंट्स को स्टोर करता है अपने अंदर। तो कैसे होता है ना, जैसे आप ये बेसिकली फूड को स्टोर करता है। तो कैसे होता है, आपने एनिमल्स में देखा ही होगा कि जैसे हमारे पास अलग से वैक्यूल्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में खुद ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या डेवलप्ड हुए होते हैं जो कि अपने फूड को ऑटोमेटिकली स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर गाय वगैरह आपको देखो, काउज एंड ऑल, बफेलोज और वो सब जितनी चीज़ें, तो वो आपने देखा होगा हमेशा वो चरते रहते हैं। तो क्यों? जबकि जहाँ घास नहीं है वो तब भी चरते रहते हैं। क्यों? वो पहले तो अपने अंदर सारे घास को डाल लेते हैं और उसके बाद वो अलग जगह पे जाके स्टोर हो जाता है वो घास, एंड अगेन इट कैन ब्रिंग, एंड अगेन वो जो है खाना वापस उनके माउथ तक आ सकता है, वो अगेन वहाँ पे उसको
चर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ प्रोसेस काउज एंड बफेलोज में होती है। आप कैमल्स में देखो तो वहाँ पे उनके हम्प होते हैं टू अगेन टू स्टोर फैट्स, फूड, वाटर एंड ऑल। तो और हमारे में भी आप देखो तो हम भी यहाँ पे फैट्स जो है वो स्टोर करते हैं हमारे स्टमक एरिया में, थाइज एरिया में, यहाँ पे भी हम फैट स्टोर करते हैं। तो एनिमल्स में तो एक्चुअली स्टोरेज ऑफ फूड, फैट्स, ये सब चीज़ें वो होती है, बट प्लांट्स में नहीं होती है। कोई प्लांट आपको मोटा हुआ नहीं दिखेगा, प्लांट्स तो नॉर्मल होते हैं। तो उनका फूड कहाँ स्टोर रहता है? इसीलिए उनका फूड वैक्यूल्स में स्टोर रहता है, उनके सेल्स के अंदर। इसीलिए जो है प्लांट्स में वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब साइज की अगर बात करें तो वैक्यूल्स प्लांट के सेल का 50 to 90% भाग तो वैक्यूल्स ही रख लेते हैं। इसलिए सेल जो है वो तो बहुत छोटी सी, मतलब सेल जो है ओवरऑल वो एकदम छोटे हिस्से में आ जाती है और पूरे के पूरे हिस्से में वैक्यूल ही आ जाता है। अगेन एनिमल्स में बहुत छोटा रहता है अगर होता भी है तो। एक वैक्यूल का अगर एग्जाम्पल देखें तो अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं। अमीबा जिस तरीके से अपने फूड आइटम को एनगल्फ करता है या कंज्यूम करता है, वो फूड वैक्यूल में ही तो स्टोर होता है। अमीबा का फूड आइटम जो भी है वो सब उस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में भी ये वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, और प्लांट सेल में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। अब वैक्यूल के फंक्शंस क्या है, यहाँ पे आप इमेज में देख भी सकते हो वैक्यूल कैसा दिखता है। तो वैक्यूल के फंक्शंस में सबसे पहले तो आ जाता है कि ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी टू द प्लांट सेल करते हैं, यानी कि उसको टर्जिड और रिजिड यानी कि उसको सॉलिड स्ट्रक्चर देता है। तो यहाँ पे प्लांट को सेल वॉल तो स्ट्रक्चर देती है, उसके अलावा वैक्यूल भी स्ट्रक्चर देता है। उसके अलावा वैक्यूल स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट फूड सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स, अमीनो एसिड जो प्लांट को इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी स्टोर करता है। तीसरा ऑब्वियसली स्टोरेज ऑफ फूड एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। एंड लास्टली हमने जैसे सोल्यूशन में देखा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन वगैरह वो रहते हैं जहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, उसके कारण वो वाटर जो है बाहर छोड़ता है। तो अपना जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर भी करता है, यानी कि एक्सेस वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी अगर सेल के अंदर जाता है तो वो बाहर छोड़ देता है। अब आपको एक डाउट यहाँ आ सकता है कि लाइसोसोम जैसे रप्चर हो जाते हैं, तो उस तरीके से क्या ये वैक्यूल्स कभी रप्चर हो सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा वाटर हो गया, बहुत ज्यादा फूड मटेरियल स्टोर कर दिया तो क्या रप्चर हो सकता है ये? इसका आंसर है नहीं, बहुत हार्डली, रेयरली, क्योंकि वैक्यूल्स की जो वॉल होती है वो बहुत रिजिड, टर्जिड और स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि वैक्यूल्स की वॉल टोमोप्लास्ट से बनी रहती, टोमोप्लास्ट कहते हैं हम उसको। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहते हैं, उसके कारण जो वैक्यूल्स है वो रप्चर नहीं होते। तो दोस्तों ये था हमारा सेल ऑर्गेनल्स। तो हमने पिछले वीडियो में 3 ऑर्गेनल्स की बात की, इस वीडियो में हमने और 3 ऑर्गेनल्स की बात की, और ये करके हमने कुल मिला के हमारे चैप्टर में जितने भी 6 ऑर्गेनल्स थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, चाहे वो एनिमल सेल के हो या फिर प्लांट सेल के हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया है, तो मैं इसका मतलब क्या समझूं कि आपको डाउट है या फिर आप अच्छे से और अटेंटिवली सुन नहीं रहे हो। तो चलिए अब इस वाले वीडियो में तो आपको अच्छे से कमेंट करके शॉर्ट में ही बता दीजिए एक एक वर्ड का आंसर, और इस वीडियो में तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो वापस मैं कुछ सवाल के साथ आई हूँ, तो यहाँ पे मैं सवालात करूँगी और आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आप मुझे बताइए कि वैक्यूल्स की जो वॉल है वो किससे बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा आप ये भी बताइए कि प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल सेल में मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप ये बताइए कौन से टाइप के प्लास्टिड्स हैं जो लिपिड्स और स्टार्च स्टोर करने में हेल्प करते हैं, कौन से टाइप के प्लास्टिड्स हैं, यहाँ पे आपको उसका नाम मेंशन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी एटीपी सिंथेसिस कौन करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है। और हाँ, बस एक लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उसका आंसर आपको बताना है नीचे। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम अपना ख़त्म करते हैं ये वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए एंड लेट अस हेल्प यू। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।